गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी गाइस, मैं हाँ 2 दिन 3 दिन की छुट्टी कर ली थी। व्लॉग नहीं आया था मेरा, बट हाँ रेसिपीज़ वाले मैंने डाले थे। तो मैंने बनाए थे राम लड्डू। तो मेरी काफ़ी सिस्टर्स का ये था कि वो ट्राई करेंगी, बहुत सिंपल था ये वो। लेकिन एक सिस्टर का था कि मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। तो डियर, अगर आप दिल्ली में आओगे ना, तो दिल्ली की फ़ेमस चीज़ों में से एक ये भी बहुत मशहूर है और लाजपत नगर साइड में ये बहुत मिलते हैं। लाजपत नगर हो गया और सीपी हो गया, और अब हमारे यहाँ पर भी बहुत मिलते हैं ये राम लड्डू। और मतलब टेस्टी बहुत होते हैं ये, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर ना इसका मज़ा सर्दियों में ही आता है, तो सर्दियों में अच्छा लगता है ना इस तरीके की चीज़ें खाना, और फ्राइड फूड तो ज़्यादातर सर्दियों में खाए जाते हैं। तो बस यही सब चल रहा था और बिज़ी बहुत हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, क्या बताऊँ? उम, यही बताऊँ कि बुआ को 40वाँ आने वाला है, तो बस उसी के उसमें जुटे हुए हैं। और मेरा तो बस जितना कंट्रीब्यूशन है ना, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कंट्रीब्यूशन है अपने इन दिनों में, कि मैं जितनी पढ़ाई अपनी फूफी के लिए कर सकूँ ना, बस उतना ही है मेरे लिए। बाकी और चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी और चीज़ें शफ़ाबाजी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। फ़ोन पे हम लोग बने रहते हैं बहनें, जैसे आपको पता ही है कि खान सिस्टर्स 5 हैं। तो बस वही है कि उनके साथ लगे रहते हैं फ़ोन पे, वो भी पूछताछ करती रहती हैं। अच्छा, इन दिनों मैं आपको बताऊँ क्या हुआ था कि मैं जुमेरात को तो बुआ के घर गई थी, ठीक है ना? जुम्मे वाले दिन मैं ऐसी बाजी जुमेरात को बोल कर आई थी कि चलो हम भी कब्रिस्तान चलेंगे। तो जुम्मे वाले दिन मैं और मेरी खाला, वैसे तो मैं पढ़ाई कर ही रही थी, तो 3 बजे 4 बजे मेरी खाला आ गईं कि चलो रानी, तुमने तो बोला था चलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा। वैसे मैं बता दूँ कि मुझे कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है, बहुत, बहुत डर लगता है। भाई, मैं अपनी जो कमज़ोरियाँ या खूबियाँ जो भी होती हैं ना, मैं सबके सामने बोल देती हूँ। हालाँकि लोगों को गट्स ही होते हैं, बल ल लोग झूठ बोल देंगे ये वो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे जो भी है, मैं गलत हूँ तो वो भी मैं बता देती हूँ, अगर मैं सही हूँ तो फिर तो मैं चीख-चीख के बताऊँगी। तो ऐसा हुआ कि मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे ये मरने से भी बहुत डर लगता है। मुझे मतलब लोगों की डेड बॉडियों से भी बहुत डर लगता है। गली के अंदर का किसी का कुछ हो जाता है ना, तो पता है मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके ना उनकी शक्लें भी देख लूँ, मुझे डर लगता है। पहली शख्स मेरी फूफी, जिन्हें मैंने गुस्ल दिलवाया प्रॉपर तरीके से, मैंने उन्हें उठाया भी है, गुस्ल भी दिलाया, ये सब आप लोग जानते हो। दूसरी उनसे मोहब्बत कह लो, मुझे उनकी मोहब्बत में कब्रिस्तान चली गई। तो एक्स एक्स ऐसा हुआ कि मैं यहाँ जुम्मे वाले दिन पढ़ाई करके ना, मेरी फ्रेंड का पार्लर है, तो उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया था कि रानी आ जाओ ज़रा, थोड़ा-सा तुम प्रेसिंग बहुत अच्छी करती हो, तो ज़रा प्रेसिंग कर दोगी? काफ़ी सारे क्लाइंट आए थे, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ से गई हूँ तो खाला भी वहीं पहुँच गई। बच्चों के पास मैं फ़ोन दे के गई थी, तो खाला मेरे पास पहुँच गई, पास ही तो पार्लर है, कि चलो चलना है। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, खालू भी मैं फ़ोन नहीं लेकर आई थी। हम लोग यहाँ से सीधा कोटला पहुँच गए, कोटला में ही एक कब्रिस्तान है, बहुत पास में ही है हमारे। तो हम चले गए, तो मैं और खालू ही पहले पहुँचे, और वहाँ पहुँच गए, फ़ोन नहीं हम दोनों के पास में। तो वहाँ पहुँच के फिर वो खालू ने पहले तो हम कब्रिस्तान के अंदर ही चले गए, क्योंकि बाजी ने बताया था मज़ार के जस्ट सामने 3 कब्रें एक साथ हैं, वही मम्मी की कब्र है। तो पहले तो हम लोग बिना शफ़ाबाजी के ही मैं और मेरी खाला अंदर चली गई। तो वो कब्र तो अच्छी लग रही थी, देखो फूल-वूल बिखरे हुए थे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन जो बाकी हमने पीछे का कब्रिस्तान देखा, जो मुझे दहशत आई और खालू को आई है, हम दोनों बाहर आ गए कि अब शफ़ाबाजी जब आएँगे ना तभी अंदर जाएँगे, हम दोनों नहीं जाने वाले। फिर खालू ने मुझे किसी से फ़ोन दिलाया, फिर मैंने इनायत को फ़ोन करा, इनायत ने शोभा बाजी से बात करी, तो बाजी ने कहा बस मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। तब भी बाजी को कम से कम 20 मिनट लग गए, और हम 20 मिनट तक कब्रिस्तान के बाहर खड़े रहे। मेरे से जितनी बड़ाई हो सकती थी मैंने दरूद शरीफ और फ़ातिहा पढ़ के दम करती रही, मतलब दरूद पाक भेजती रही, सबके लिए भेजा। लेकिन भाई कब्रिस्तान में जाना बहुत वो बात है। उसके बाद बाजी आती हैं, बाजी लेके जब गई हैं ना वहाँ पर, तो चलते-चलते रास्ता बड़ा साफ-सुथरा सा था, क्लीन था, लेकिन जब मैंने साइडों की कब्रों के हाल देखे ना, कि वो धँसी पड़ी हैं कुछ, और फिर वो मैंने एक वो देख लिया, वो कब्र बिच्छू जो होता है, कि पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, नेवला टाइप में मैंने देखा किसी की कब्र से निकल रहा था। मतलब मुझे तो वहीं दहशत हो गया। बुआ की कब्र देख के नो डाउट मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और मैं बहुत देर तक मतलब हम लोग वहाँ खड़े रहे, फिर मैंने वहाँ पर भी दुरूद शरीफ पढ़ी। बाजी तो बात ही करती है, और बाजी मैं बाजी से बोली, मैंने बाजी आपको डर नहीं लगता? बाजी कह रही मुझे तो मम्मी की कब्र में रात को सुला भी देगी ना, मैं तब भी नहीं डरने वाली। मैंने कहा हैं, आप में बड़ी हिम्मत है बाजी। मुझे
हम जैसे-तैसे घर आ गए और पूरे रास्ते ना खालू मुझसे बात करती हुई आई हैं, और वहाँ तो मैंने बाजी से बोल दिया कि हाँ, बाजी छोड़ेंगे नहीं साथ और बुआ से मिलने आते रहेंगे ये वो। घर आते-आते और मुझे जो मतलब मेरी शुगर भी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था, लंच भी नहीं करा था। तो मैं 5 बजे आई हूँ ना, तो बच्चों को देख के मुझे इतना रोना आया, मैं कोई रोई हूँ बच्चों से कि अल्लाह मुझे भी वहीं दफ़ना क करा जाएगा। मतलब आखिरी मुकाम जो है ना, वो कोटला ही है। अच्छा, मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि रानी कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनसे पता है मज़ाक में बोल भी ये दिया, हम अपना घर देखने जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि सचमुच में, कह रही अरे वाह! माशाल्लाह, अल्लाह सबको अपना घर वाला करे। मैं कह रही अरे अभी नहीं करे घर वाला, ये वाले घर में अभी नहीं जाना। बहुत सारे लोग अब मज़ाक उड़ाएँगे, सब करेंगे, लेकिन मुझे जो है, जो मेरे दिल की फीलिंग है, वो तो मैं बताऊँगी कि हाँ भाई, डर लगा। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने आके जब अपनी शुगर चेक करी तो मेरी 100 रह गई थी, क्योंकि मैंने सुबह 11 बजे का नाश्ता करा हुआ था। तो ब और उस दिन ना मैंने पराठे खा लिए थे। मैं मोस्टली पराठे और अंडा कभी साथ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन उस दिन मैंने कर लिया था, तो मुझे 4-5 बज गए थे, तो भूख ही नहीं लगी थी, लेकिन फिर हुआ। पहले तो मैंने चाय नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, लेकिन फिर भी ऐसे ही होता रहा और मुझे जो दहशत है, उस दिन आसिफ जी 11 बजे घर आए। ये बच्चे 9 बजे ही मेरे बच्चे सो गए। अब आप ये लगा लो, मेरा जो टॉयलेट है ना, वो बाहर की तरफ है। मुझे इतनी ज़ोर से सुसु आ रही थी, और मैं 9 बजे से 11 बजे तक कैसे मैंने कंट्रोल करा है ना, और हस्बैंड के आते के साथ ही जो मैं उनसे गले लग के रोई हूँ ना। अच्छा, आसिफ जी डर जाते हैं जब इस तरीके से मुझे देखते हैं ना, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ में नहीं। मैं आज कब्रिस्तान गई थी, वो जो हँसते हैं पता है, फिर वो मेरी हँसी भी उड़ाएँगे, पागल तुझे किसने कहा था कब्रिस्तान जाने के लिए? अरे आज़ी तुम हँस रहे हो, पता है ये वो। जब मैं उनके मतलब एक बात बताती हूँ ना, कह रहे तू पागल है, तुझे पता है मैं तो कब्र के मतलब कब्रिस्तान में कब्र के अंदर उतरता हूँ। मैंने कहा है क्यों? कहने लगे कि क्योंकि उनको रखना होता है ना, तो मैं और भैया ही उतरते हैं सबसे पहले। कह रहे जितने भी तुम्हारे यहाँ पर जितने भी इंतकाल हुए हैं, तो उसमें मोस्टली मैं और राजू भैया ही उतरे हैं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा आसिफ तुम तो कभी बताते भी नहीं हो। कह रहे पागल है, ये सब बातें बताने की थोड़ी ना होती है। मैंने कहा अरे हम औरतें, इसलिए अल्लाह पाक ने कब्रिस्तान में नहीं। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। देखो जी, मैंने सारे बयान भी सुन लिए थे, सब पढ़ लिए, और टिन्नी जो आलिमा है हमारे यहाँ पर, उनसे भी पता करा था, तो उन्होंने कहा आप अपने अजीज़ों के साथ कब्रिस्तान जा सकते हो, तो इसलिए हम गए थे। और मेरी बाजी जाती हैं, और मैंने वहाँ पर बहुत सारी औरतों को देखा था जो अपनी माँ बाप की कब्र पर आ रही थी। लिटरली गाइस, कब्रिस्तान पे भी औरतें जाती हैं। तो मेरे को लगा हमारे खालू के मिलने वाले मिल गए थे, जानने वाले मिल गए थे, तो उन्होंने बोला तुम कहाँ? कह रही मेरी अम्मी की कब्र ना, और उनकी अम्मी की कब्र तो और भी अंदर को थी। हमारी बुआ की तो बिल्कुल बाहर की तरफ में, कितनी दहशत ना हो, लेकिन उनकी तो और भी अंदर में थी, और वो रोज़ जाती हैं। तो मैंने सोचा अभी हाल फिलहाल में ही उनका भी होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी अम्मी को ख़त्म हुए 4 साल हो गए। तो मैं हैरान, मैंने कहा 4 साल से आप रोज़ आती हैं? कह रही जी हाँ, रोज़ आती हूँ मैं अपनी अम्मी से मिलने के। 2 बहनें थी। आगे जाके देखा, मतलब और आगे थोड़ा-सा जैसे-जैसे मगरिब का टाइम आ रहा था, वैसे-वैसे तो और लेडीज़ें वहाँ पर आ रही थी। मुझे वहाँ जेंट्स कम दिख रहे थे। जेंट्स भी आ रहे थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो लोग आ रहे थे जिनके माँ-बाप या जिनके जो भी हैं, वो हाल-फिलहाल में गए हैं। किसी का बच्चा, छोटी-सी कब्र देखी, बच्चे की देखी, और मुझे बच्चे की कब्र देखी तो मेरे को मेरे रूहान की याद आ गई। लेकिन बस अल्लाह उनको अच्छी जगह रखे, मेरी फूफी भी अच्छी जगह है, रूहान भी उनके पास है। कहते हैं फरिश्ते और नन्ही परियां जो होती हैं ना, वो बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनको तो गोद में उठा लेती हैं, सब कर लेती हैं। तो बस अल्लाह, रूहान के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा शायद, पता नहीं। लेकिन जब भी रूहान का नाम आता है तो मेरी आंखें नम पड़ जाती हैं, क्योंकि औलाद है मेरी, और रहती दुनिया के बाद भी औलाद ही रहेगी, और मेरी फ़र्स्ट औलाद थी वो। तो अल्लाह बस मुझे सब्र दे, और मेरी फूफी का भी मुझे सब्र नहीं आता है। बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी, जब भी मैं उनकी कोई भी बात होती है ना, मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बाजी से उस दिन भी गई, मैंने कहा बाजी मुझे ना, जब आप बुआ के कपड़े पहनती हो, बुआ की तरह दिखती हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको ना अपने कलेजे में बिठा लूँ, कितना प्यार कर। मैं जब भी बुआ का कोई भी ड्रेस बाजी को देखे पहने हुए देखती हूँ ना, तो मैं एकदम बाजी से चिपट जाती हूँ, बहुत सारा बाजी को प्यार करती हूँ। तो मुझे बाजी को गले लगा के सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि मैंने मेरी पप्पी को गले लगा लिया, मैंने बुआ को गले लगा लिया। खैर, रोना नहीं है, बस अब कुछ दिन रह गए, उनके 40 दिन भी हो जाएंगे पूरे। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी उनके लिए पढ़ के बख्शते रहिएगा, और मैं तो
जब तक ज़िंदा हूँ तब तक पढ़ती रहूँगी, क्योंकि पढ़ाई से ही सुकून आता है और सब्र भी तभी आता है। तो बस यहीं पर मैं बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब मैं चल रही हूँ, जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद जब तक बच्चे भी आ जाएँगे, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद या कितनी भी देर बाद। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद, है ना? चलो नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा जी, तो मैं नमाज़ से और कुरान शरीफ से फ्री होने के बाद अब हो गया था शाम के, बज गए थे 4, साढ़े 4 बज रहे थे, तो मैं बच्चों के लिए ले आई थी नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स। तो यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स में मैं लेकर आई थी बॉयल अंडे, और मैंने थोड़े से साबूदाने के जो पापड़ होते हैं ना, वो मैंने तल दिए थे। मैंने कहा चलो चाय के साथ अच्छा लगता है ना सर्दियों में कुछ ना कुछ, तो बस ये हमारा नाश्ता है। मैं भी अभी बस आई रही हूँ अपनी चाय लेके, तो बस बच्चे भी इंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। अच्छा, छुट्टी वाले दिन हस्बैंड की पता ही नहीं चलता, बस बैक टू बैक काम होते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट से सोकर उठती हूँ, साढ़े 11 पौने 12 बजे तक उठती हूँ, जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद तब मैं सोती हूँ। अच्छा जी, तो शाम की चाय नाश्ते के बाद अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोश्त का सालन, और मेरा सालन जो है ना ऑलमोस्ट बन गया है। इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं अलग से शूट करी है मैंने, जो कि मैं चैनल पे डाल दूँगी, आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा। तो मैंने अभी यही सोच रखा है कि रेसिपीज़ जो होती है ना वो अलग से दिखाया करूँगी, और व्लॉगिंग अलग से, शॉर्ट्स अलग से। भाई बस काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है। तो यहाँ पर बस आलू गोश्त जो है ना, मैं गोश्त को भून रही थी, और यहाँ पर मैंने आलू काट के डाल दिए हैं इसमें। अच्छा, हस्बैंड को ना इसी तरीके के आलू आलू गोश्त में पसंद है, लंबे-लंबे से। मुझे एक में से 2 अच्छे लगते हैं, वो जो कटे हुए होते हैं थोड़ा-सा आर शेप में, लेकिन हस्बैंड को ये पसंद है। तो बस जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर दिन कहो तो हम नहीं, तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। यही हम करते हैं और यही हम करते रहेंगे। तो गाइस, बातों-बातों में हमारा खाना बन चुका है। आपको कैसा लग रहा है मेरा सालन, बताइएगा ज़रूर। खा के बता रही हूँ, बहुत यम्मी था। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी प्यारी बुआ को यानी कि मेरी फूफी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा प्यार।